अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। अफगान वफ्द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अमन मुज़ाकरात से अफगान तालिबान फरार हो गए, जिसका वाज़े मतलब ये है कि वो खित्ते में अमन नहीं चाहते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अनासर की सरपरस्ती से भी पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही कह चुके हैं कि अगर अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात ना किए तो खुली जंग होगी। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को मुखातिब करते हुए मज़ीद कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधही बहुत अरसा बर्दाश्त की, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिस्सा ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। पैनल में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान ने। इनके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ देर में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे नुमाइंदे स्पेशल नुमाइंदे सिद्दीक साजिद ने जो है ख्वाजा आसिफ से आज गुफ्तगू की और उन्होंने बात करते हुए बताया कि अब दवा तो कोई काम नहीं आई, दुआ की ज़रूरत है, दुआ ही की जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काबुल हुकूमत में कोई ऐसा मौजूद नहीं जो रियासत की वजाहत करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काबुल की नीयत में फितूर सब पर आया हो गया है। सीम्स लाइक डॉक्टर जमील साहब कि अफ़गान जो उबूरी हुकूमत है और जो मुज़ाकरात में वो इंगेज करना चाह रहे थे, उनका मकसद बेसिकली पीस टॉक तो बिल्कुल नहीं था, उनका मकसद शायद कुछ और है। और आप समझते हैं कि अब चूँकि ये बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, इसके बाद कोई और राह निकल सकती है कि ये फुल स्टॉप है? नहीं, राह तो निकालनी पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि कोई भी जंगी जदल किसी किस्म की भी हो, उसका आखिरी तो जाके अंजाम यही होता है कि किसी न किसी तरीके से उसको ऐसे ज़राए पैदा किए जाते हैं, ऐसे डायलॉग पैदा किए जाते हैं कि उसको हल किया जा सके। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक क़ुव्वत है और मानी हुई क़ुव्वत है, और ख़ासतौर पर मारफ़ा हक़ के बाद तो दुनिया भी इसको जान गई है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो काइनेटिक फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी पाकिस्तान को, जिसका कि इंडिया दे दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने भी, और जो जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है। पहले हमें हमारे दोस्तों ने जो अफगान तालिबान के भी दोस्त हैं, तुर्की ने, कतर ने, और उसके पीछे और भी बहुत सारे ममालिक थे पसे पर्दा, जो कहते रहे कि भाई आप इसका कोई मसले का हल निकाल लें, और जिस पर पाकिस्तान राजी हो गया। वरना पाकिस्तान उस वक्त तो जाहिर है अपने टारगेट्स जिस जगह से जहां से पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी हो रही थी और पाकिस्तान में शहीद किया जा रहा था लोगों को, तो पाकिस्तान ने 4 साल तो बर्दाश्त कर लिया। अब उसके बाद वो उस बर्दाश्त की तमाम हदें उसको क्रॉस कर चुका, उसकी वजह से उनको करना पड़ा। और उसकी 2 इसमें ताकत है, कानूनी, इंटरनेशनल कानूनी ताकत, बल्कि 3। पहली तो यह है कि 2 एग्रीमेंट जिसको कि इंटरनेशनल कानून का हिस्सा बना दिया गया जब सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एंडोर्स किया सितंबर 2021 में, और उसके बाद एक दफ़ा और दूसरा इसमें यह है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल का टेररिज्म के हवाले से रेजोल्यूशन है जो कि 1373, उसके तहत अगर टेररिज्म हो रही है आपके खिलाफ तो आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, और उसको सप्रेस करने के लिए मीन्स जो है वो जिस मुल्क के पास जितनी होगी वो इस्तेमाल करेगा। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान अब जिस नहज पर पहुंच गए हैं, उस नहज पर पहुंचने के बाद उनके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे कम होते जा रहे हैं। वो खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। अब वहाँ इंडिया भी पहुंच गया है, पहले ठीक है वो नहीं था, तो उनको अपने तौर पर फैसले करने में आसानी हो रही थी। अब उनके जो इर्द गिर्द जंजीरें बंध गई हैं,
वो ये है कि वो एक आइडियोलॉजी के लोग तालिबान जो उनके साथ सारी जिंदगी जब से उन्होंने होश संभाला पिछले 30 सालों से लड़ते रहे हैं, सोवियत के खिलाफ, फिर उसके बाद एलाइड फोर्सेस के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, और उनकी जंगजू एक दूसरे को साथ देते रहे हैं। और अब भी उनके जंगजू जो है टीटीए के, अब जो खबरें आ रही हैं वो उसके मुताबिक वो शामिल होना शुरू हो गए टीटीपी में। तो अब ऐसी सूरत में इंडिया तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने देगा? इंडिया को ये मौका मिला है, तालिबान ने उनको स्पेस क्रिएट कर दी है, उसकी वजूहत तालिबान बहुत सारे बयान कर सकते हैं। अब एक खतरनाक इसमें बात, एक एंगल और भी है कि तालिबान इस चीज को अपने मुल्क में जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको दवाम बख्श रही है इंडिया की, वो इन्फो लैब्स जो उन्होंने यूरोप में भी चलाई काफी अरसे तक, काफी सालों तक, और पकड़े गए, और अब जो है उसके जरिए अफगान के आम अफगानियों के जहनों को जहरालू और वो किया जा क्लियरली रहा है। दिखता भी है क्योंकि इंडिया जिस तरीके से अफगानिस्तान को की हवा जिस तरह अफगानिस्तान को बताता है कि हम आपको डैम बना के देंगे ताकि आप जो कुन्नड़ दरिया है उसके पानी को रोक सकें, दो तरफ से पानी रोका जाए ताकि पाकिस्तान को अभी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़े। तो इस तरह की बहुत सारी और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडिया कर रहा है अफगानिस्तान में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट बड़े वाजे हैं। बट डॉक्टर कमर सीमा साहब, क्या अगर हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करें, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी लेंथी ट्वीट की, उससे एक लाइन जो मेरे जहन में आ रही थी वो कहते हैं इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर जंग छिड़ जाती है दोबारा से, अगर हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर को अनरेस्ट में देखते हैं, तो क्या खित्ता इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो अफगान तालिबान को इस चीज़ को मेक श्योर करना था कि वो 15 अगस्त 2021 के बाद वो एक स्टेट को चला रहे हैं, वो एक नॉन स्टेट एक्टर या दहशतगर्द ग्रुप के तौर पे दुनिया में नहीं जाने जाते। तो ये चीज़ें तो उन्होंने एस्टैब्लिश करनी थी, अपनी रिट जो है वो बनानी थी, एक बात। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये बताया है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, उन्होंने अपनी पावर को आउटसोर्स कर दिया है। कुछ पावर कंधार में है, कुछ काबुल में है, कुछ खोस्त में है, कुछ हेरात में है, कुछ पख्तिका में है, और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को ये कहते हैं आप टीटीपी से खुद डील करें। भाई, हम तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी से डील करेंगे ना। अब अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम टीटीपी को एज ए पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, एज ए बिजनेस टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हर मुल्क के साथ वो किसी न किसी ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए परेशान कौन है। क्योंकि हम तो डायलॉग सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पावरलेस है। तो हमें यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ये बताना जरूरी है कि अफगान तालिबान ने जो बेसिक एक मुआहदा दोहा में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और उन्होंने ये कहा था कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, वो किसी मुआहदे पे इस वक्त नहीं चल रहे। लेकिन क्या ये डॉक्टर कमर सीमा साहब, अलाउ मी टू आस्क कि क्या ये मुमकिन भी है कि अगर पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि पावरलेस है उनकी उबरी हुकूमत, तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि हम फिर दाइश के साथ भी अलग सेपरेट बात करें, हम दीगर तालिबान ग्रुप्स को भी बिठाकर बात करें? इसको कैसे होगा ये मुमकिन? देखिए, यही तो बात है कि आप ये चीज कैसे मुमकिन कर सकते हैं। आप ये, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब आपके पास जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं उनसे अलग-अलग ट्रीट किया जाए, तो फिर आपकी सेंट्रल अथॉरिटी किस चीज की है? तो मैं समझता हूँ ये वो सवाल है जो हमें पूछना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और हमारी पोजीशन ये है इस वक्त कि हमने तो ये कहा था कि अफगान तालिबान ये उनको कवर देते हैं कि जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, इस इलाके को कैप्चर कर लो, इस इलाके में अपनी रेट एस्टैब्लिश करो, वहां पे जाके तुम हुकूमत बनाओ, और हम पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अपनी जो स्टेट है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम 4 साल अफगान तालिबान से बात करते रहे, 4000 के करीब हमने लोग शहीद करवा लिए हैं इस बात के ऊपर कि यार इनके साथ मामलात जो हैं, इतने अच्छे ताल्लुक, हिस्ट्री रही है 40-50 साल की, वो खराब ना की जाए। तो अगर ये चीज है और फितना अल खारिज जो है वो उसको स्पेस दे रहे हैं,
तो अब दुनिया आप भी उनको दहशतगर्द कहती है, हम भी उनको important elements that जिसके बारे में हम कह सकते हैं that we can take care of, but there are a lot of more elements जो ज़ाहिर है कि हमारे हाथ में भी नहीं है, and for that we need a strategy. ब्रिगेडियर साहब, thank you for joining. It's very important to ask at this point कि पाकिस्तान में, जो कि मेरे दोनों मेहमानों ने बड़ी तफसील से बताया इस इशू पे, आपसे सवाल ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं कि कशीदगी बढ़ जाती है, तो क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान फिर काबुल में और अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ठिकाने मौजूद हैं वहाँ पर फिर प्रिसाइज किस्म की जो है वो अटैक्स भी प्लान करेगा? देखिए, बिल्कुल कर सकता है, और हम ये बिल्कुल हक महफूज रखते हैं, और इंटरनेशनल लॉ इसकी हमें इजाज़त देता है हॉट परसूट के कॉन्टेक्स्ट में। टर्की सीरिया की जो सरहद है उसकी एग्जांपल हमारे सामने है। एक पूरा सिक्योरिटी जोन उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ था अगेंस्ट कुर्द्स, और उसका दो के वो एक बायलैटरल ट्रीटी भी थी तुर्की और सीरिया के दरमियान। मगर यहाँ वो पाकिस्तान बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेंगे, और बेसिकली चूंकि ये ग्राउंड बेस्ड सैंक्चुरीज हैं, तो इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसका नफूज और उसको जहाँ के टारगेट को सिलेक्ट करना और प्रिसाइज इंटेलिजेंस देना, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। और आई थिंक यही होगा हमारा जो अप्रोच और जो तस्वीराती सतह पे जो प्लानिंग की जा रही है, कि आप उनके अंदर से कुछ ऐसे लोग हों जो आपके साथ कोऑपरेट करें, और ऐसे लोग वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और दीगर जो इंड्यूसमेंट्स हैं, अगर दीगर एक्सटर्नल एलिमेंट्स उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी by doing this, allow me, would it become easier by doing this? क्योंकि जब पीस टॉक भी चल रही थी दोहा में, हम लोगों ने मुआहदा किया, और फिर जो अभी इस्तांबुल में 4 रोज़ का दौर चला, उसके दौरान भी दे केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स, जो दहशतगर्दी भी कर रहे थे, वो टारगेट्स भी कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम भी हमले पे आ जाएंगे तो फिर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। देखिए, हम तो उस वक्त आएंगे ना कि जब हमें एक क्लियर एविडेंस मिलेगा कि दे आर पॉइज्ड टू अटैक। जब वो सैंक्चुरीज में जाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस ये हमें बताएगी। यही मैं बता रहा हूँ ना कि वी हैव टू बी ये वेरी प्रिसाइज अबाउट हमने जाके कोई उस पे वी कांट बी टू हैम हैंडेड अबाउट दीज एरियल अटैक्स और आर्टिलरी अटैक्स। हमने प्रिसाइज इंटेलिजेंस के जरिए ये डिटरमिन करना है कि वो उनका इरादा क्या है, उनकी तश्कील आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितने बंदों के साथ आ रही है, उसमें कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स होते हैं, फिर टारगेट सिलेक्शन की जाती है, और फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मींस भी हैं आपके पास, ड्रोन्स हैं आपके पास, जेट्स की तो बाद में वो एक्सपेंसिव ऑप्शंस होती हैं, और उसके बाद ग्राउंड एम्बुशेस भी की जा सकती हैं। Correct. तो वो बहुत से मींस हैं आपके डिस्पोजल पे, जो तो वो करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली अग्री। बट मेरा इसमें एक और सवाल भी है डॉक्टर जमील साहब, अभी चूंकि ब्रिगेडियर साहब ने कुर्दों का जिक्र किया, टर्क्स और सीरियंस के बीच में ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है, बट मैंने खुद देखा है कि ना सिर्फ उन्होंने जो कुर्द वहाँ पर बसते हैं अभी भी टर्की में, उनको ना सिर्फ जॉब्स के मौके फराहम किए, बल्कि उनकी रिहैब भी की, उनको स्पेस भी दी, और वहाँ पर अभी भी कुछ हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस तो है लेकिन कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान ने भी मेहमान नवाजी की और उसके बाद फिर वापस भी भेजा, फिर बसाने वाला भी एक एपिसोड हुआ, उसके बाद फिर हमने दोबारा उनको भेजने वाला भी एपिसोड देखा, और उसके बाद अब हम जिस टाइम पे मौजूद हैं, बहुत सारे अफ़गानी अभी भी पाकिस्तान में बसते हैं, रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड है, दोनों सूरतों में। क्या कोई ऐसी सूरत या ऐसा मॉड्यूल फॉलो नहीं किया जा सकता जो तुर्की और सीरिया ने भी किया है रिगार्डिंग दिस? तुर्की ने तो ये ऑफर किया। तुर्की ने कहा कि जी हमें इसका बहुत एक्सपीरियंस है केपीपी के साथ, हमने एक वेरीफाइबल और कॉन्क्रीट किस्म की एविडेंस के साथ हमने एक्शंस लिए और उनको कहा एक्शन लेने के लिए, और इसी तरीके से उनको जेर किया गया। तो तुर्की ने तो ये कहा कि हम इस मैकेनिज्म जो मॉनिटरिंग आप लोग मुआहदा कर लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, और फिर हम उसकी मॉनिटरिंग भी करने के लिए एक फ्रेमवर्क आप लोग मिलकर बना लें, हम उसमें मदद करेंगे टेक्निकल उसमें। तो बात यह है कि जितना हमने ओपन एंडेड इनको दिया हुआ था खुली छुट्टी कि 40 के 40 लाख अफराद
पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें जब चाहें वो करते रहे। किसी और मुल्क ने ऐसा किया? ईरान ने कैंपों में रखा, उज्बेकिस्तान ने कैंपों में रखा, तुर्कमेनिस्तान ने कैंपों में रखा, हर मुल्क ने मुख्तलिफ कैंपों में रखा उनको। और तुर्की ने जब सीरिया का मसला हुआ तो तमाम सीरियंस को एक कन्फाइन करके जो गुंजाइश है उसके मुताबिक, क्योंकि जब भी ऐसी डिस्प्लेसमेंट या रेफ्यूजीज आती हैं तो उसके लिए उसका पूरा एक वो मौजूद है, ट्रीटी मौजूद है रिफ्यूजीज पर, जिसमें कि उसमें सारी चीजें वजह 62 का ट्रीटी है, उसमें सारी चीजें वजह की हुई हैं। तो उस लिहाज से तो हम तो उससे कहीं ज्यादा जाके हद तक कारोबार में भी और हर चीज में हमने हिस्सा दे दिया। तो उसके बावजूद अगर ये सारा सिलसिला हो रहा है तो अभी बंद करना सिलसिला किया है हमने। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वापसी के लिए अब पाकिस्तान जो पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं हम? चीन हो गया, क्योंकि इस खत्ते में ज़ाहिर है कि अगर अमन नहीं होगा तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो चीन हो गया, ईरान हो गया, क्या इनको इंगेज करके भेजा जा सकता है? क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद थे और वो नाइब वज़ीर दाखिला से मिले भी हैं, तो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस हिम कि हमें अमन की तरफ बढ़ना है। वो तो जब ज़ाहिर है अल्टीमेटली जब भी होगा तो डायलॉग तो चलेगा, लेकिन चाइना और ईरान, रशिया, पाकिस्तान, ट्राईलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, मल्टीलैटरल सारे तो करके बैठ गए हम अफगानिस्तान के साथ। हर डायलॉग करके बैठ गए। देखिए ईस्ट तुर्कमेनिस्तानी मूवमेंट जो है ETM, वो चाइना उससे परेशान है, इसी तरह उज़्बेक परेशान है, ईरान हजारा की वजह से परेशान है। तो हर मुल्क जो पड़ोसी मुल्क है वो किसी न किसी तरह सफर कर रहा है। तो अब खदशा और खतरा ये है इस मामले में कि क्योंकि इंटरनेशनल कानून भी इसमें आ गए, इसमें रीजनल ममालिक भी आ गए, तो मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान के लिए मामला और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि ये ममालिक भी फिर एक्शन लेंगे। और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये मामला आगे बढ़ जाते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज ऑलवेज देयर टू मेक अ सीज फायर बिटवीन एनी कंट्री। नहीं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं। मैंने वो इसलिए थोड़ा सा लाइटर नोट पे कह दिया कि वो तो वेट कर रहे हैं कि कुछ हो और मैं आ जाऊं। टेक्निकल वजह है कि उनकी इंटेलिजेंस ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा है कि अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये अमेरिका पे हमला हो और अमेरिका हमें एक्चुअली 10 साल पहले बता भी चुका था। आई डोंट नो इस पे डिटेल में ज़रा के वक्त हुआ तो हम बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे सिर्फ ये समझना है इस पॉइंट पर कि इतनी लंबी जंग अफगान ने झेली है, व्हाट इज बेसिकली अफगान इज अप टू नाउ? देखिए वो उनका एक जी वो देयर, जिसे वो कहते हैं ना, एक टर्म होती है इन ग्रुप मींस कि वो जो इंटरनली जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड है या जिस तरह की रियासत की फॉर्मेशन या जिस तरह वो रहना चाहते हैं या जिस तरह का उनका विजन है स्टेट का, वो उसी तरह रह रहे हैं। उनके नज़दीक एक मॉडर्न रियासत या नेबरिंग कंट्री के साथ इंगेज करना या उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना मुझे नहीं लगता उनको समझ आ रही है। यही वजह है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको UN में भी नहीं ले रहे। बड़े कॉशियसली दुनिया उनके साथ ताल्लुकात को एस्टैब्लिश कर रही है, क्योंकि दुनिया उनका फ्रेम ऑफ माइंड और उनकी जो अप्रोच है रीजनल ममालिक के हवाले से, दुनिया के हवाले से देखना चाहती है। देखिए एक चीज़ देखें, अमेरिका के जाने के बाद बहुत सारे रीजनल ममालिक ने ये महसूस किया कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करें, अफगानिस्तान में पहुंचें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां से अचीव करें और एक स्पेस को फिल करें। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं ममालिक, रीजनल ममालिक जो हैं, वो इस चीज को भूल गए कि प्राइमरली अफगानिस्तान एक सिक्योरिटी रिस्क है, जहां पे दुनिया के तमाम टेररिस्ट जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं उनका एक मौजूद है। तो आप देखें आज भी रशिया के अंदर कोई खतरा हो, अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, तुर्की के अंदर, तो आपको इस्लामिक स्टेट के बहुत सारे नेटवर्क और अलकायदा के यहां से मिलेंगे। तो ये हमें, अगर ममालिक ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकल वैक्यूम फिल कर रहे हैं, हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़े बहुत इनसे निकाल लेंगे और उसके बदले में पाकिस्तान ही मुतासर हो रहा है ना, कोई और तो नहीं मुतासर हो रहा, तो खैर है, कोई वक्त नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए कल को अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, क्योंकि हम तो आप देखें ना, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो,
दुनिया के ये जितने भी ममालिक हैं, एक रिसेंटली क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी यूएन में, उसमें रशिया था, चाइना था, ईरान था, पाकिस्तान था, वहां पे एक ही बात की गई कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, मजीद ब्रिगेड, बीएलए, ये सारे ममालिक मानते हैं कि ये ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और ना ही अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, ना ही हमारे मुल्क के अंदर जो दरअंदाजी होती है उसको जो है वो सीरियसली लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको अगर पॉलिटिकल वैक्यूम आपने फिल किया है तो फिर तो आपने इंतहाई जो है वो एक हम गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस हवाले से अपने तमाम रीजनल ममालिक को ये कहना चाहिए कि बियॉन्ड गिविंग स्टेटमेंट देने के बियॉन्ड अपना रोल प्ले करें, और वो यही है कि सख्ती करें तालिबान से, और तभी वो सख्ती होगी जब वो कंक्रीट मेजर्स लेंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, एक रीजनल अप्रोच हो, मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। लेकिन वो भी मुश्किल नजर आता है क्योंकि बाकी ममालिक कहेंगे जी हम तो मुतासर ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन है कि हमने अपना डिटरेंस, अपनी सॉवरेनिटी को किस तरह रिस्टोर करना है, हमारे लिए एक चैलेंज है जी इस वक्त। और यही होगा क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी पे आती नहीं वो कहता है ये हमारा मसला नहीं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक्त अफगानिस्तान में, जो ग्रुप्स एक्टिव हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुसलसल कर रहे हैं। बट इस पर एक ज़हन में सवाल ये आता है कि इसमें हाथ किस किस मुल्क का है इस नहज पे पहुँचाने में। एक ब्रेक लेते हैं, कुकली फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बड़ा ही अहम सवाल जो हम जिसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी यही सवाल है और डॉक्टर जमील साहब से भी यही सवाल है कि क्या लड़ाई के बगैर ख़त्े में अमन तलाश किया जा सकता है? और इसके साथ एक और छोटा सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है वो ये है कि जब हम अफ़गानिस्तान का नक्शा खींचते हैं तो वो अफ़गानिस्तान भी हमारे सामने है जो अंडर अमेरिकन ट्रूप्स था, और फिर आज का अफ़गानिस्तान भी है जो अमेरिका को बिल्कुल नो मोर बोल चुका है, और बगराम इवन। तो जो कुछ भी इस खत्ते में चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आप समझते नहीं है कि अमेरिका का वो जो द वे दे लेफ्ट अफगानिस्तान विद ऑल द पावर एंड कैश एंड वेपन्स, दैट वाज डिस्टर्बिंग एज वेल? जी बिल्कुल, उसका जरूर अमल दखल है, क्योंकि अमेरिका ने why don't they never mention it? Most of them never mention it. They will never mention it because they never accept their mistakes. और जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़रूर उसको पॉइंट आउट करती है, और उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसको कॉवर्डली विड्रॉल कहा जाता है कि जिसने अमेरिका की प्रेस्टीज को लोअर किया, ये तो ट्रम्प का कॉमन रिफ्रेन है। बट एनी हाउ, उनका जो इस वक्त दोबारा यहाँ पे अफ़गानिस्तान की तरफ इंटरेस्ट लेना, वो उसके दीगर तज़वीराती मकासद भी हैं। एक तो ये है कि दे डोंट वांट टू लीव एनी टर्फ ओपन, जिसमें चीन और रूस आके उस वैक्यूम को पुर करें, और ये एज अ ग्लोबल पावर बिल्कुल उसको फ्री रन मिले, ये भी उनका एक मतमा नज़र है। दूसरा, टेररिज्म से मुतालिक तो उनके जो खदशात हैं वो अपनी जगह हैं, और इस वजह से वो अब ये चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उनका कुछ अमल दखल बढ़े, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से हो, चाहे वो किसी और सपोर्ट के हवाले से हो। और आपको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका सिर्फ गया नहीं था, वो $70 मिलियन हर हफ्ते दे रहा था। और ये अहमद मसूद का आप इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें वो चीज़ उन्होंने बड़ी सराहत के साथ बयान की है कि इस वक्त अगर आप उसमें उसको चोक कर देंगे फ्लो, तो वो किसी तरफ भी जा सकते हैं, और वो उस प्रेशर में आएंगे कि उस प्रेशर में आके उन पे कुछ एमिनेबल हो सकते हैं। मगर अगर उन पे कोई प्रेशर ही नहीं होगा, अगर उसको बिजनेस मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि वो दहशतगर्दी को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया से वो तवक्को करेंगे कि उनको रिम्यूनरेट किया जाएगा, उनको डॉलर्स की बरसात होगी, तो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। और वही बिजनेस मॉडल अब TTP जो है वो मिमिक करेगा, और इस वजह से अमन जो है पाकिस्तान की तरफ वो नहीं आ पा रहा। मगर अगर इस पूरे आप नक्शे को देखते हैं जिस तरह ये अभी हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त या तो वो अफ़गानिस्तान एक खाना जंगी की तरफ जाएगा, और उसमें जो NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसमें नॉर्थ के ताजिक, उज़्बेक और नॉन पश्तून ये कोएलिस करेंगे, इसमें कुछ ऐसे
पश्तून डिफेक्टर्स भी मिल जाएंगे जो दे डोंट सी आई टू आई विद कंधारी फैक्शन। तो ये ऐसा कोई इस वक्त होगा। और वो आपको मालूम है कि जो एनआरएफ और जो नॉर्दर्न फैक्शन है वो बिलीव करते हैं एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और डेमोक्रेटिक पॉलिटी की तरफ, क्योंकि अफगानिस्तान तो इस वक्त एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो नॉर्दर्न जो फैक्शंस है उनकी डिजायर ये है कि ये एक पार्लिमानी निज़ाम हो जिसमें जिसमें डिवॉल्व हो पावर्स और ऑटोनॉमी हो रीजन्स को। वेराज जो पश्तून चूंकि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, 45% उनकी पॉपुलेशन है, दे आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, दे डू नॉट वांट दिस, और उसको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। और जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो इस वक्त ट्रम्प कर रहा है तमाम अदर फैक्टर्स को। उसकी वजह से कोई रैशनल स्टेट क्राफ्ट बेस्ड डिसीजन वो नहीं ले पा रहे। और क्योंकि उनका एक बड़ा एटाविस्टिक और एक मिडीवल टाइप माइंडसेट है जिसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, वो प्योरली बिजनेस मॉडल है, ट्रांजैक्शनल। उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। यही क्वेश्चन मैं डॉक्टर जमील साहब आपसे भी करना चाहूँगी, इंक्लूडिंग प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा कि जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा साहब ने कहा कि हम दूसरे ममालिक से बात करेंगे तो वो हमें बोलेंगे कि हम तो अफेक्टेड नहीं है, तो क्या कैन पाकिस्तान कन्विंस देम इवन दो व्हेन दे आर नॉट अफेक्टेड बाय तालिबान? First of all, Pakistan doesn't need to really take the help of other countries. Pakistan can deal with those areas from where the attacks are emanating. तो पाकिस्तान ने पहले भी करके दिखलाया, लेकिन हाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट वहाँ चाहिए होती है और बगैर कहे भी मिलेगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बन गया है। और दुनिया की इसमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, जिसका कि मैंने एक हवाला भी दिया, जो कि 1373 है कि टेररिज्म को सप्रेस करना है। पूरी दुनिया ने उस पर वो एक कानून बन चुका है। तो यस, दुनिया तो इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। और फिर मैंने 3 मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट्स मॉनिटरिंग टीम ने दी है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें तमाम टेररिस्ट ग्रुपों का हवाला है। तो ये तो जवाब काफ़ी है कि कलेक्टिव एक्शन लिया जा सके, लेकिन उसमें भी देखिए। और फिर तीसरी चीज़ ये जब भी जिक्र हो रहा था कि अफगानिस्तान में जब ये सारी सख्तियाँ होंगी, अभी आप देखें ट्रेड बंद है, हर चीज़ वहाँ महंगी होती जा रही है, और वैसे ही गुर्बत मैंने आपको बयान कर दिया कि कितनी ज़्यादा गुर्बत है वहाँ। तकरीबन टोटल पर कैपिटा इनकम जो है तकरीबन 430 के करीब उनका पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे कम, गुर्बत सबसे ज़्यादा। तो तमाम तो लोग तो सिविल वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, तो जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि पश्तून पॉपुलेशन ही तो सिर्फ नहीं है वहाँ, उज़्बेक हैं, बाकी कौमें हैं। तो वो उसमें सिविल वार का तो ज़्यादा चांसेस। और पश्तून पॉपुलेशन में भी इवन विद इन जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है, दोबारा क्यों उन्होंने ओथ लिया, अभी चंद हफ्तों की बात है, वो इसलिए कि उनमें दरारें पड़ने लगी थी। तो वो भी एक सिलसिला शुरू होगा। रहा सवाल पाकिस्तान काइनेटिक एक्शन में, तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो असल प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट दे वुड बी एबल टू स्टॉप दिस टेररिज्म फ्रॉम वेरियस पॉकेट्स। क्योंकि हमारे जो मेल्ट हो गए हैं सोसाइटी में, ये टीटीपी के लोग मुख्तलिफ सूबों में, और कुछ सूबे तो ऐसे हैं जहाँ के बहुत ज्यादा वो पॉकेट्स हैं, तो वहाँ गोखी हमारी एजेंसीज ने काफी अच्छा काम किया, नजर रखी हुई है। लेकिन दोज स्लीपिंग सेल्स, इफ देयर आर एनी, which I feel that they are still, we need to omit that as well। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं लास्टली कुछ मिनट चल रहे हैं तो मैं चाहूंगी दोनों से क्विकली ये पूछ लूं, अफगानिस्तान ने जो बगराम पर स्टैंड लिया था अगेंस्ट अमेरिकन विल, वो ठीक था? जी वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि किसी भी सॉवरेन मुल्क को अगर आप कहेंगे कि आप हमें वो दे दें तो वो तो उससे इनकार करेगा। और तालिबान का तो यही रेजिस्टेंस बेस्ड एक नैरेटिव है, तो वो अगर उस नैरेटिव से हटते तो वो उनकी एक पॉलिटिकल मौत होती, तो वो तो कभी नहीं करेंगे। तो उनके टाइम तो वो चीज़ ठीक थी। और अमेरिका ने भी वो एक टेस्टिंग ऑफ वाटर किया था। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा उसमें सीरियस थे बैकग्राउंड बेस लेने में। जी हाँ डॉक्टर जमील साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी हाँ, नहीं वो तो तालिबान का तो इसमें सर्वाइवल का मसला है ना। तालिबान अगर चाहे भी तो नहीं दे सकते हैं। अव्वल तो ठीक है, उन्होंने सही स्टैंड लिया अफगानिस्तान के हवाले से और सॉवरेनिटी के हवाले से, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हवाले से। लेकिन अगर वो किसी वजह से बायलैटरल एग्रीमेंट करके दे भी दें तो उनके अपने लोग फिर उनको नहीं छोड़ेंगे। पर उन्होंने पिछले 4 दहाइयों तक एक नैरेटिव रखा है, वो उस नैरेटिव से कैसे हट सकते हैं उसमें।
तो वो तो एक उसूली मौक़िफ़ भी ठीक है, और दूसरा अगर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट भी है कि दे कैन नेवर एग्री टू दैट। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर राशिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्रोग्राम पर आप एक बहुत ही फर्म स्टांस ले रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया को वेलकम कर रहे हैं टू कम ओवर एंड इन्वेस्ट, और जो वो चाहते हैं आप उनको आका मानकर वैसा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय पाकिस्तान। तो देयर इज़ नो मोर बोर्ड, और मेरा ख्याल से उस पर अमल दरामद करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को मज़ीद बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इजराइल अपनी हठधर्मी और घटियापन से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। सारी दुनिया के ममालिक ने इजराइल पर थू-थू किया, और ट्रंप की मुदाखलत के बाद हमास और इजराइल के माबैन जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। मगर अमन मुआहदे की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि इजराइल ने फ़लस्तीनी अवाम पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मंगल को गज़ा पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद फ़लस्तीन के कई इलाकों में बारूद की बारिश की गई, और उसके नतीजे में अभी तक बताया ये जा रहा है कि 91 लोग शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। इजरायली वज़ीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि ये हमला इसलिए किया गया कि हमास ने फ़लस्तीन में मौजूद इजरायली फ़ौजियों पर हमला किया, जबकि इजरायली हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हमास की जानिब से यरगमालियों के अज़ा वापस करने पर इशू बनाया गया है। मामला चाहे जो भी हो, इजराइल ने फ़लस्तीन पर उस वक्त भी हमला जारी रखा था जब अमन मुआहदे पर दस्तखत हो रहे थे, लिहाजा अब भी इजराइल फ़लस्तीन पर हमलों से बाज नहीं आ रहा, और अमन मुआहदे पर अमल दरामद तमाम सालिस ममालिक के लिए एक चैलेंज बन चुका है। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर अमूर है मशरिक़ वस्ता, मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर टाइम। मुझे बताइएगा कि ये जो अमन मुआहदा हमने देखा, पूरा एपिसोड हुआ, गल्फ़ बैठा, अरब बैठा, पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश की, और अभी हमने देखा कि अभी 2-3 हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए हैं, तीसरे हफ्ते में हम दाखिल हुए हैं, और इजराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया, और ये हमले बाय द वे तब भी नहीं रुके थे जब अमन मुआहदा तय पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी ये मौक़िफ़ दे रहा है कि अमन मुआहदा कायम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अमन मुआहदा कायम है? जी, यकीनन अमन मुआहदा अमेरिका और इसराइल के जो मौक़िफ़ है उसकी रोशनी में तो कायम है, लेकिन जिस आस उम्मीद पे फ़लस्तीनियों ने, दीगर सालसीन ने, और ख़ास तौर पे वो गारंटर के जिनको शामिल किया गया था इस कार्रवाई के अंदर, वो यकीनन इस पे मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो बिल्कुल एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर इसराइल की तरफ से ये कार्रवाई की जाती है तो इसराइली वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप, उनके वज़ीर दिफा तमाम के तमाम बजक ज़ुबान होके यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ है। तो इसराइल किस चीज़ का दिफा कर रहा है? वो तो हमला कर रहा है। दिफा तो उस सूरत में करे ना कि उन पर किसी ने हमला किया हो। अब इसराइल ने और अमेरिका ने मिल के, क्योंकि हमास के खात्मे के हवाले से जो एक मंसूबा बनाया था, वहाँ पे एक अबू शबाब नामी एक ग्रुप मलेशिया तैयार की थी। अब उनके जो वॉरियर्स हैं, उनके जो मिलिटेंट्स हैं, वो इस वक्त इसराइली फ़ौज को किसी न किसी महाज पर टारगेट करते हैं। उसको बुनियाद बना के उसकी आड़ में जो है इसराइल जो है ये कार्रवाइयाँ करता है। और हमास ने दो टोक अल्फाज में इस बात की वजाहत की है, तरदीद की है कि उनका ये जो रफ़ा के इलाके में इस नौइयत की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो इस हद तक उन इलाकों में भी उन्हें लीड कर रहे हैं जहाँ पे उनकी सुरंगों के वो दहाने मौजूद हैं कि जो उनके पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि वो किसी न किसी अंदाज से अपने जो कैदियों की बाकियात हैं वो वहाँ से निकाल सकें। क्योंकि उसके लिए जो महारत दरकार है और जो टेक्नोलॉजी दरकार है वो इस तबाह हाल गज़ा और उनके जो जंगजू हैं उनके पास मैसर नहीं है। और ये भी हमास की तरफ से ये मौक़िफ़ आ चुका है, क्योंकि जिन लोगों को जो लोग इस कार्रवाई में इसराइली कैदी काम आ गए थे, उनकी जो हिफाजत पर मामूर लोग थे, जिन लोगों ने उन्हें बरी किया था अमानतन, अब वो लोग भी इसराइल की बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। तो लिहाजा इस नौइयत की ताख़ीर जो है इसी वजह से हो रही है कि उनके पास कोई अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसको बुनियाद बना के इसराइल जो है वो आए रोज़ फ़लस्तीनियों पे नित नए गोलाबारी, बमबारी जो है उसका सिलसिला शुरू किए हुए है। और असल तो बदनीयती जो है वो रोज़ अव्वल से ही वाज़ेह है कि इसराइल। लेकिन ये सिर्फ बदनीयती अमेरिका और इसराइल की है, क्योंकि अगर इसराइल अमेरिका को फ़ोन करके बता रहा है तो हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका एक पर है। क्या गल्फ़ की इसमें बदनीयती आपको नज़र आती है? कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी कह चुके हैं कि मिडिल ईस्टर्न बहुत सारी ममालिक ने हमें कहा कि आप बताएं और हम चढ़ाई कर देंगे हमास पर। देखिए जी, अगर ये इस काबिल होते तो ये बहुत पहले ये कार्रवाई कर लेते,
क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो फौजी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल कामों में तो बड़ा अच्छी परेड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा फजाई मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें गजा की जो तपती ज़मीन है, जो 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 रफ एंड टफ इलाका है, जब उसके टरेन में उतर कर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी या किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो फिर उन्हें आटे दाले। यही अरब इत्तेहाद जो है 40 मुल्कों पर मुश्तमिल एक फौज थी जिसने यमन में कार्रवाइयाँ की थी। तो यमन को किस तबाही और बर्बादी से दोचार किया गया, 1.5 लाख अफराद वहां तहतीक कर दिए गए। तो आज भी वहां पे हुसी जो है वो मुतमक्कन है, सना उनके कंट्रोल में है, अदन में ये अपनी एक नाम नहाद जो एक अबूरी हुकूमत है वो चला रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। यानी अगर ये हुसियों जैसी कुव्वत को काबू नहीं कर सके, तो एक ऐसे लोग जो तो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए जान से जाना या अपनी जमीन के दफा में जान दे देना वो तो बहुत बड़ा एजाज है। तो इनको ये साइकोलॉजी, उनकी ये फिलॉसफी समझने की जरूरत है, और खासतौर पर इसराइल को भी समझाने की जरूरत है कि आपका जिस कौम से पाला है उसको इस तरीके से गोला बारूद से तबाह नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि माजी में यासिर अराफात साहब या उससे पहले जब ये स्ट्रगल शुरू की गई थी, तो इसी नौयत की कार्रवाइयां करके उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस कार्रवाइयों के नतीजे में तो तबाह नहीं हुए, लेकिन उनको जिसे कहना चाहिए एक साजिशी अनासर के तौर पे अपने साथ शामिल किया गया, और उनको वो सबजबाग दिखाए गए कि जिसके तहत आज़ाद खुद मुख्तार रियासत 67 के बॉर्डर्स में कायम होनी थी, और यासिर अराफात साहब एक सेरेमनी में अपना पिस्टल उनके हवाले कर गए। आज यही तकरीब वो चाह रहे हैं कि हमास की क़यादत भी गजा के अंदर करे, ताकि अगले लेकिन अगर हमास का आखिरी मुजाहिद भी हथियार डाल देता है, ये क्वेश्चन हमने तब भी रेस किया था जब ये मुआहदा हो रहा था, तो कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि ये सब कुछ अफामो तफहीम से ही होगा, क्योंकि अभी तक तो वो लग नहीं रहा। देखिए जी, ये तो एजेंडा ही नहीं है ना कि यहाँ पे कौन हथियार डालेगा। आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर कौन उनके खिलाफ हथियार उठाता है, वहां पे तो एक बाकायदा तस्लीम और रजा वाली हुकूमत मौजूद है, और उनका इसराइल के साथ उनका सिक्योरिटी कोऑपरेशन मौजूद है। इसराइल को तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में इनका एजेंडा तो कुछ और है। ये तो पूरे फलस्तीन पे कब्जे के बाद आगे जो चले हम इसी बात पे मंसूर जाफर साहब आते हैं। आप निशानदेही कर रहे हैं ग्रेटर इजराइल की, जिसकी हिमायत डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी एक AI वीडियो शेयर करके भी कर चुके थे, और मैं तो हमेशा से ही बात कर रही हूँ कि अगर जोरे बाजू पर नहीं हो रहा है या जोरे बारूद पर नहीं हो रहा, तो उसको अमन मुआहदे की शक्ल में लेकर वो ग्रेटर इजराइल बनाने की काविश कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी बातें सामने आ रही हैं, और ये इस पे सवालात वज़ीर इत्तलात से भी किए गए, जिन पर उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी। अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप्स तो वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, पाकिस्तानी ट्रूप्स का बड़ा जिक्र हो रहा है। आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है इन द आई ऑफ वर्ल्ड के पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अज़रबैजान भी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करे, या इसका क्या प्रोसीजर होगा अगर ये होता है तो? देखिए जी, जो लोग उस पूरी नेगोशिएशन में शामिल थे, यकीनन वो एक लिहाज से ड्यूटी बाउंड हैं कि वो अपनी फोर्सेस जो है उसमें दें, लेकिन पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ये डिसीजन करते हुए बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। जिस तरीके से माजी में पाकिस्तान ने आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी, खारजा पॉलिसी का इजहार करते हुए इराक जंग में अपने फौज भेजने से मना किया था, और इसी तरीके से बाद में यमन का जो कजिया था उसमें जो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका फैसला था कि हम अपनी फौज वहां नहीं भेजेंगे, इस नौयत की मैं समझता हूँ तारीख को भी अपने ज़हन में रखना चाहिए। Wouldn't that be threatening for Israel if Pakistan comes forward? देखिए जी, आप देख सकते हैं कि इस बारे में भी इसराइल बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे चुका है कि हम तय करेंगे कि किन किन मुल्कों की फौज जो है बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे। तुर्की को तो दो टोक अल्फाज में रद्द कर चुका है कि वो नहीं आने देंगे। अब अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान किस अंदाज से अपने उस मौक़िफ़ को स्टेबल रख सकेगा कि जिसमें वो कहते हैं कि हमारा इसराइल के साथ कोई बराह रास्त लिंक नहीं है। आया वो उनकी कमान के अंदर नहीं लड़ेंगे, या वो जो अमेरिकन या एक मुश्तरका जो एक कमांड सेंटर इस वक्त बना हुआ है तेल अवीव के अंदर, आया वो उसको जवाबदेह नहीं होंगे? उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या होगा? तो ऐसी सूरत में आप इनडायरेक्ट इसराइल की कमान में उसकी डिक्टेट्स में ही ये काम करेंगे, और इसराइल ने तो जाहिर है अपने एजेंडे के मुताबिक आपसे काम लेना है। उन्होंने कोई आपसे वो काम नहीं लेने जो आपके अकीदे और आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक है। उनकी बिल्कुल एक थिंकिंग यकसर मुख्तलिफ है। मंसूर जाफर साहब, लास्टली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ही टेक्स क्रेडिट कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं, और दुनिया में इस वक्त एक तरफा सबसे बड़ी जंग फ़लस्तीन की ही है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। किस हद तक कामयाब रहे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, और फ़लस्तीन के ऊपर वो क्रेडिट लेते हैं?
देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो कहना है वो तो यकीनन उसकी कोई एम्पेरिकल एविडेंस तो वो देने में नाकाम रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही एक मंत्रा वो पढ़ते हैं कि जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवा दी। बाकी आप देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग वैसे ही बरकरार है। इसी तरीके से अभी हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मामला शुरू हो गया, उसमें वो क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो तालिबान से जो है वो जो बगराम एयर बेस है वो लेने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ वहाँ रेजिम चेंज की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अमेरिका का जो एजेंडा है वो खुद भी क्लियर नहीं है। और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि ओवरली ऑब्सेस्ड थे, खासतौर पे अपने नोबेल प्राइज जीतने के हवाले से, अब क्योंकि वो उनके हाथ से निकल चुका है, अगरचे उनके पास एक और चांस मौजूद है उनकी सदारत के अंदर, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इस वक्त हथेली पे सरसों जमाई जा सके, और इसी वजह से वो बार बार मुख्तलिफ जंगों के बंद करने का, जो जंग उनके एक इशारे अबरू पे, एक फोन कॉल पे बंद हो सकती है, वो करवाने में तो आज तक कामयाब नहीं हुए। आज तक वो खुद इसराइल को इस बात पे सरजनिश भी कर चुके हैं कि उन्होंने कई जगह उन्हें एम्बेरस करवाया है। इत्तेहादी कतर जैसे मुल्क पर हमला करके इसराइल ने जो जक अमेरिका और इसराइल कतर के ताल्लुकात को पहुंचाया है, मैं समझता हूँ वो आज तक शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। लेकिन उस पर सिवाय एक सो कॉल्ड माजरती कॉल के इसराइल और अमेरिका ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिक्स है, आई वॉश है, इसके जरिए, इस नौयत के ऐलानात के जरिए। क्योंकि जब इसी तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह देते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक है, तो पहले दिफा की कोई डोमेन तो मुतय्यन कर ले कि वो दिफा कर किस वक्त रहे होते हैं और किस वक्त वो अग्रेसर होते हैं। अमेरिका तो खुद वो मुल्क है कि जिन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदल के वॉर मिनिस्ट्री रख दिया है। तो लिहाजा वॉर मॉन्गरिंग तो इस वक्त उनके खमीर के अंदर शामिल है। और खासतौर पे इस वक्त गजा में उसका एक मतलब जो एपिक सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दे रही है। जब वो गजा की जंग बंद करवाएंगे और हकीकी मानों में उन अगले दूसरे और तीसरे मराहिल पर लेकर जाएंगे अमन माहदे को, तब मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस कदर अमन के ख्वाह हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर ऐलान किए थे उनको वो जमीन पे किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ये उनका असल इम्तिहान है। अदरवाइज रेहॉट्रिक वो जितनी मर्जी कहते रहें, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनका सोशल ट्रूथ जो है वो इस बारे में आज़ाद है, और रात के जिस भी पहर उन्हें जाग आए वो इसी नौयत की ट्वीट करके दुनिया से खराज भी पाते हैं। और उसके साथ साथ अपने फॉरेन ऑफिस से लेके और अपने व्हाइट हाउस तक के जितने ऑफिशियल्स हैं उनकी नींदें तबाह करते हैं कि अब इस पूरे मौकफ को कैसे जस्टिफाई प्रोपोगेट करें या इसे इतना फैलाएं कि दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाए कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब, आपने वक्त निकाला। और ये ऑप्टिक्स की सियासत है जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल खेल रहा है। देखना ये है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन में रियलिटी क्या है, और जो रियलिटी है क्या उसे प्रमोट किया जाता है, नहीं किया जाता, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो फ़लस्तीन के अमन के साथ है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।